नमस्कार दोस्तों। एनपीसीआईएल नरोरा के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज, एमटीएस जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए कॉमन एग्जाम होता है टीयर 1 का। तो इसके भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं। दोनों ही 10th लेवल की वैकेंसी है। हालांकि एनपीसीआईएल आईटीआई लेवल की वैकेंसी है, लेकिन दोनों में नॉन टेक का लेवल है वो 10th लेवल का होता है। अब आप जो आईटीआई वाले हैं वो तो समझ जाएंगे नॉन टेक क्या होता है, लेकिन ये आईबी वाले नॉन टेक नहीं समझते। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग जो भी आपके सब्जेक्ट में सिलेबस होता है वो आपके सेम रखा जाता है। तो आज की इस क्लास में हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करने हैं। दोनों की एग्जाम में जनरल अवेयरनेस है सिलेबस में, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10th लेवल की वैकेंसी में बार बार आते हैं और जब सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। हालांकि क्वेश्चन कम है लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो आपके एग्जाम में इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन के लिए एक क्लास लगाई थी 13 तारीख को, और 13 से 20 तक उनके एग्जाम हुए थे। 20 क्वेश्चन की क्लास थी और हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। आप जाकर उन क्लासेज को देख सकते हैं और उसके बाद जो क्वेश्चन आए थे वो भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एनपीसीआईएल नरोरा और आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो जरूर क्लास को अटेंड करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन का पार्ट अलग अलग दोनों क्लासेज के शुरू कर रखे हैं हमने, यानी कि दोनों परीक्षाओं के लिए। एनपीसीआईएल की हर शाम 6 बजे होती हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो की सुबह 7 बजे क्लास होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके क्लासेज जरूर अटेंड करें। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? अब देखिए ऑप्शन आपको दे रखा है। पहला है राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी से तो संबंधित आप जितने प्रश्न याद कर सके जरूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन में हर शिफ्ट में इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आया है। तो आप राजगोपालाचारी को गूगल कर लीजिए और जितने क्वेश्चन आपको पता चले याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इनका आंसर रहेगा राजगोपालाचारी, पहला भारतीय गवर्नर जनरल। अब देखिए कुछ आपसे और भी तो बातें पूछी जा सकती हैं, जैसे बंगाल का पहला गवर्नर। मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ। देखिए ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए अब आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो बंगाल का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बंगाल का पहला यानी कि फर्स्ट आपकी गवर्नर जनरल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। आपके कौन है? तो आपको अब ध्यान रखना है वोरेन हेस्टिंग में आपकी केवल वोरेन लिख रहा हूँ। आपको क्लास अटेंड करनी है। पीडीएफ में पूरी बातें नहीं मिल सकती, बोलने में हम आसानी से बोल देते हैं, आपको पता है। तो देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वोरेन हेस्टिंग आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है, बंगाल का पहला गवर्नर, केवल गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन है? तो आप कहेंगे ये है आपके क्लाइव। क्लाइव देखिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 को। तो अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव ने युद्ध लड़ा और इधर से हमारे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। ये अभी आपको ध्यान रखना है कि प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है वो है आपकी भारत का पहला वाइसराय, है ना? भारत का पहला वाइसराय। तो फर्स्ट आपके इंडिया के जो वाइसराय हैं वो है आपकी ये रही कैनिंग। वाइस वाइसराय आपको ध्यान रखना है। तो आप ध्यान रख लीजिए वाइसराय इस प्रकार से होता है, जो भी है आप याद कर लीजिए। लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, वाइसराय ये है आपके लिखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, मैं बोल नहीं सकता साथ साथ और लिखने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि स्पीड से बोल देते हैं लेकिन लिखा स्पीड से नहीं जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में भी कुछ जानकारियां आपको ध्यान होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है। तो ये आपके पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको अपलोड करके दे देंगे, जिससे टाइम मिलता है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नहीं ज्वाइन हो पाते हैं तो गूगल कर लीजिए जेके आई मंत्रा टेलीग्राम, वहां भी लिंक मिल जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम पर भी सर्च कर लीजिए, हमारे चैनल का नाम और लोगो हर जगह सेम रहता है। अब देखिए आगे आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? हर एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन हमें भी आता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने बहुत सारे आ सकते हैं। 1700, मैंने तो
आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन लिखे हैं, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर आपके सामने सारे 1757 के ऑप्शन दे दे, तो क्या करोगे? आप कहेंगे पूरी डेट याद करनी जरूरी हो गई है अब तो आप पूरी डेट याद कर लीजिए। प्लासी का युद्ध, ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ। किन किन के बीच में यदि पूछा तो आपको करना है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। क्लाइव और बंगाल के नवाब, यानी कि नवाब आपको ध्यान रखना है, नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आपसे बक्सर का युद्ध भी तो पूछा जा सकता है। बक्सर युद्ध, ये रहा आपके बक्सर का युद्ध, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद आपसे 1760 का क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है कि इस टाइम कौन सा युद्ध हुआ, तो यहाँ आपकी हुआ था वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ, ऐसा क्वेश्चन आने पर आपको क्या करना है? 1760 को ऑप्शन की तरफ जाना है। पूरा भी आप ध्यान रख लीजिए, वांडीवास युद्ध कब हुआ, पूरी डेट आप गूगल करनी है। किन किन के बीच में हुआ ये भी आपको गूगल करना है। यानी कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन इनसे संबंधित टॉपिक जो बता रहा हूँ वो आपको नोट करने हैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा हटकर करना पड़ेगा। जितना हर बच्चे करें उतना यदि आप करेंगे तो हो सकता है सिलेक्शन ना हो, कुछ हटकर आपको जरूर करना पड़ेगा। 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था, तो इस टाइम आपको ध्यान रखना है बेरकपुर छावनी कहाँ है? अजमेर में। बेरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या करके विद्रोह शुरू कर दिया था। तो वो डेट थी आपकी 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने आपके बेरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और सारी जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको नोट करवाई है वो भी ध्यान हो गई होगी। इसका आंसर है आपकी ऑप्शन नंबर ए, मैंने टिक लगा दिया है ताकि पीडीएफ में आपको आसानी से आंसर भी पता चल सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? अब देखिए पहले आपको मैं इनके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। बाबर, इन्होंने अपनी जीवन कथा या बाबर ने अपनी जीवनी लिखी है, उसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा। अब देखिए बाबरनामा का एक और नाम है, वो आपको कमेंट करके बताना है और जो सही से कमेंट करेगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। तो बाबरनामे का दूसरा नाम क्या है? यदि आप नहीं करेंगे तो मुझे आपको करके कल बताना पड़ेगा, यानी कि आपके पास 24 घंटे का वक्त है। आप जरूर इसके दूसरा नाम भी कमेंट करें, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। बाबरनामा का दूसरा नाम क्या है? तो बाबर ने इसे किस भाषा में लिखा है? तो इसका ऑप्शन आपकी सी बी सही है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है और उसका दूसरा नाम है तजुके बाबरी। तजुके बाबरी बता ही देता हूं, आपके एग्जाम में आ जाए तो सही कर दीजिए। तजुके बाबरी, यही बाबरनामा का दूसरा नाम है। अब देखिए इसे आपकी अब्दुल रहीम खान खाना ने किस भाषा में अनुवाद किया, ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है। तो इसे अब्दुल रहीम खान खाना ने तुर्की से अनुवाद किया है। अब किस भाषा में अनुवाद किया है वो आपको कमेंट करके बताना है, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा, ये मैं आपको पूरी डिटेल नहीं दे सकता। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है और भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नया है और क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, जरूर पढ़ लीजिए। आप देखिए जब भी समुद्रगुप्त का नाम आता है तो दो तीन क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है आपका भारत का नेपोलियन, क्या आता है? भारत का नेपोलियन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। एक दूसरा आता है कि किस शासक की सिक्के पर वीणा बजाती हुई प्रतिमा या मूर्ति है? तो आपके सिक्के पर वीणा बजाता हुआ कोई शासक है, तो वीणा बजाता हुआ वो आपकी समुद्रगुप्त है। और इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर जिसे आप प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग समुद्रगुप्त एक भी युद्ध नहीं हारा था, ऐसा किसने कहा है? ऐसा लिखा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति में। और प्रयाग प्रशस्ति का दूसरा नाम आपकी क्या है, तो वो मैं आपके लिख कर बता देता हूँ। उसका दूसरा नाम है इलाहाबाद प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपके हरिसेन। कौन है? ऑप्शन यहाँ टिक कर देता हूँ, हरिसेन। अब हरिसेन नहीं है, ये गूगल ने टाइप करने में मिस्टेक कर दी है, आपके हरिसेन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हरिसेन इसके लेखक है, ये भी आपको जानकारी ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए कल्हण का भी तो पूछा जा सकता है। तो अब देखिए कल्हण मैं यहाँ आगे लिखूंगा, इसका आंसर मैंने बता दिया है। अब देखिए आगे आपकी पूछा जा सकता है कि कल्हण ने किसका आपकी किसके लेखक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, राज तरंगिणी।
राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहण है। फिर देखिए आगे ऑप्शन क्या है, आगे आपके ऑप्शन है चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम है आपके कौटिल्य, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, चाणक्य या फिर कौटिल्य। कौटिल्य आपके लेखक हैं। और ये किसके लेखक हैं? तो अब आपको पता है अर्थशास्त्र के लेखक हैं, अर्थशास्त्र। और भी तो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए? तो इंडिका पुस्तक है, इंडिका पुस्तक है, जिसके आपके लेखक कौन है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज, आपको ये भी ध्यान रखना है, मेगस्थनीज इंडिका के लेखक है। तो मैंने आई होप अपनी तरफ से जितनी जानकारी हो सकी थी उतनी प्रोवाइड करवा दी है। आगे भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आ चुका है और आजकल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन गया है, तो जरूर पढ़ लीजिए किसी भी एग्जाम में जाने से पहले। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है या किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो देखिए इसका आंसर है आपकी एरण अभिलेख। एरण अभिलेख है जहां से आपकी सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है, वो आपकी एरण अभिलेख है। अब देखिए एरण अभिलेख किसका है ये भी तो पूछा जा सकता है, तो ये आपके भानुगुप्त का अभिलेख है, भानुगुप्त का आपकी अभिलेख है, वो है एरण अभिलेख। सती प्रथा का विरोध किसने किया था या फिर उसको समाप्त करने की अथक प्रयास किसने किए थे? तो नाम आता है आपकी, यहां नहीं लिखूंगा, नया पेज ही ऐड कर देता हूं, आपकी राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का नाम आती, आपको यही नाम रखना है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आपकी सती प्रथा के लिए 1828 में अथक प्रयास किए थे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको राजा की उपाधि किसने दी? तो राजा की उपाधि थी आपकी अकबर द्वितीय ने या अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख भी तो पूछा जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत ही अच्छा अभिलेख है। और हाथी गुम्फा में क्या कहते हैं कि 261 ईस्वी या ईसा पूर्व में जब आपकी अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया था, तो कहते हैं कि 261 में कलिंग पर किसका शासक था? नंदराज का शासक था, या नंदराज कलिंग पर शासक कर रहा था जब अशोक ने, पूरा मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि क्या कहा गया है हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख ये कहता है कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो कलिंग पर नंदराज का शासक था, ये आपके हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। फिर आपके आता है रूमनदई अभिलेख। रूमनदई अभिलेख क्या कहता है? तो ये कहता है आपकी अशोक ने लुम्बिनी में, लुम्बिनी जगह है, कौन सी वर्ष गए थे ये आपको बताना है, यानी कि अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा किस वर्ष की थी ये आपको बताना है। रुम्बई अभिलेख से पता होता है कि लुम्बिनी में अशोक ने कर यानी कि टैक्स को 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया था, यानी कि अशोक ने लुम्बिनी में टैक्स 1/4 से 1/8 कर दिया था, ये आपके रुमनदई अभिलेख से पता होता है। और भाब्रू शिलालेख क्या कहता है? भाब्रू शिलालेख ये कहता है कि अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों, बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से आपको कमेंट करके बताना है, बुद्ध के त्रिरत्नों संघ और धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है, यानी कि बुद्ध के जो त्रिरत्न हैं उनके प्रति अशोक ने आस्था प्रकट की है, ये आपके भाब्रू शिलालेख कहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब देखिए आगे आपके सामने क्वेश्चन है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए यार, मैं काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ और मेरे मेहनत का मैं आपसे फल चाहता हूँ, आप ही मुझे मेहनत का फल दे सकते हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक आपको करना ही है। भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? आईटीआई बेस्ड नॉन टेक जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चैनल को शेयर करें और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिलाएं, ताकि मैं आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। अब देखिए इस क्लास में से यदि क्वेश्चन नहीं आए ना, तो आप इस क्लास को आकर बाद में देख लीजिए, आप खुद कहेंगे, जैसा कि कई बच्चों ने कहा है, मैं आपको हो सकेगा तो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवा दूंगा क्लास में, यदि नहीं हो सकेगा तो मैं कम्युनिटी टेब में आपको वो स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। बच्चों ने कहा है कि हमारे एग्जाम में क्लास में से क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? अब देखिए इस क्वेश्चन को देखकर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलत आंसर कर आते हैं। गलती क्या करते हैं कि बच्चों को याद है कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है, जैसा कि डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन में आया था, संविधान की आत्मा
संविधान की आत्मा आपकी अनुच्छेद 32 को कहते हैं और ये आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को आपके संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कैसे कहा जाता है? तो भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय आपके मंत्री परिषद को कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कम बच्चों को पता है। ये क्वेश्चन भी आप जरूर पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान की आत्मा ज्यादातर आता है तो सबको पता है, लेकिन भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा गया है? तो ये आपके मंत्री परिषद को कहा जाता है। अब देखिए आगे है आर्टिकल 17। ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैं ऑप्शन में करवा रहा हूँ। ये है आपकी छुआछूत का अंत किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आपकी छुआछूत का अंत आर्टिकल नंबर 17 से संबंधित है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल नंबर 17। और आर्टिकल नंबर 61 डीआरडीओ एडमिन एंड लाइन 10th बेस की वैकेंसी है और डीआरडीओ टेक्नीशियन ए आईटीआई बेस की वैकेंसी है, दोनों में आ चुका है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है आपकी, वो आपकी कौन सा है? आर्टिकल नंबर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 है। आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप ये क्लास बेटर रही है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन साथ साथ चल रहा है, तो उन क्लासेज में भी जरूर ज्वाइन हुई। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम के लिए, तैयारी करते रहें।